गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मियोटिक थैलीटॉकी। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पार्थेनोजेनेसिस जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मियोटिक थैलीटॉकी। जैसा कि इसकी डेफिनेशन तो हमने कल पढ़ी थी। मियोटिक थैलीटॉकी में क्या होता है, जो यह भी एक पार्थेनोजेनेसिस का ही टाइप है, और इसमें मियोसिस जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम कहते हैं, मियोसिस कंप्लीट होता है एग में। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेज होते हैं मियोसिस के दौरान ही। जैसे इस मियोटिक थैलीटॉकी को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं या करते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है बाय रेस्टिट्यूशन, ये एक प्रोसेस है पार्थेनोजेनेसिस की। सेकंड जो टाइप है बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन, मीन्स जो मियोटिक थैलीटॉकी है वो रेस्टिट्यूशन के द्वारा कंप्लीट होता है और या फिर ऑटो फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये कंप्लीट होता है। ये जो रेस्टिट्यूशन प्रोसेस है, इसे हम हिंदी में प्रत्यार्पण प्रोसेस भी कहते हैं। प्रत्यार्पण के द्वारा पार्थेनोजेनेसिस होना। तो अब हम देखते हैं कि ये इसमें होता क्या है रेस्टिट्यूशन में। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, जो मियोटिक थैलीटॉकी है उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस मीन्स अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों का आधा हो जाना। तो रेस्टिट्यूशन प्रोसेस में ये जो आप स्क्रीन पर जो डायग्राम देख रहे हैं, उसमें रेस्टिट्यूशन में जो 2n है ये एग है। एग इज़ डिप्लॉयड, दैट इज़ इसमें क्रोमोजोम्स का नंबर डबल है, इसीलिए इसको हम 2n लिखे हैं। अब 2n में इस एग में क्या होता है, जो कैरियोकाइनेसिस जो हम अर्धसूत्री विभाजन में हम पढ़ते हैं, इसके दो स्टेजेस होती हैं, जैसे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन इन न्यूक्लियस। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये जो न्यूक्लियस है, इसके क्रोमोजोम्स का नंबर इसमें हाफ हो चुका है। हाफ क्रोमोजोम ये अपर पार्ट में यहाँ प्रेजेंट हैं और हाफ क्रोमोजोम ये लोअर पार्ट में यहाँ प्रेजेंट हैं। तो इसे हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस डिवीजन इन न्यूक्लियस। लेकिन आगे जो साइटोकाइनेसिस पार्ट होता है मियोसिस का, वो इसमें कंप्लीट नहीं होता। मीन्स साइटोकाइनेसिस यहाँ पर एब्सेंट रहता है। तो साइटोकाइनेसिस एब्सेंट रहने के कारण ये जो क्रोमोजोम्स का नंबर है वो इस एग के अंदर डिप्लॉयड ही रहता है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ही रहते हैं। तो इस तरह से ये जो डिप्लॉयड ओवम बना है, ये ही फिर ऑर्गेनिज्म या फिर एम्ब्रियो में ये डेवलप होगा। तो इस तरह से मियोसिस होते हुए भी यहाँ पर क्या होता है, जो ओवम का फॉर्मेशन है, जो नॉर्मल ओवम का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता, यानी एन ओवम का फॉर्मेशन, हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और जो ओवम है वो डिप्लॉयड ही रहता है। और ये जो डिप्लॉयड ओवम है, इसी से फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो एक तो ये है रेस्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट है बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ। तो इसमें क्या होता है, मियोसिस होने के बाद हमने ये तो पढ़ा ही था कि जो ओवम का फॉर्मेशन होता है उसमें ये सेकेंडरी oocyte बनते हैं और पोलर बॉडी बनते हैं। तो ये सेकेंडरी oocyte है और यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम आधा है, मतलब हैप्लॉइड है ये सेकेंडरी oocyte, और जो पोलर बॉडी है ये भी हैप्लॉइड है। तो इनका फॉर्मेशन तो हो चुका है नॉर्मल, लेकिन फिर क्या होता है, किसी न किसी कारण से ये जो पोलर बॉडी है और सेकेंडरी oocyte है, इन दोनों में फ्यूजन हो जाता है और ये फिर से डिप्लॉयड ओवम का फॉर्मेशन होता है। और यही जो डिप्लॉयड ओवम है वो फिर एम्ब्रियो में डेवलप होगा, कंप्लीट एम्ब्रियो, और फिर उससे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही यहाँ पर ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, जिसे हम कृत्रिम अनिषेक जनन कहते हैं। कृत्रिम अनिषेक जनन, एक तो हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही पार्थेनोजेनेसिस को डिवाइड किया था नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में तो अपने यहाँ प्राकृतिक तरीके से होता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस है उसमें
जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस के कारण, कृत्रिम उद्दीपनों के कारण पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। वो अपने आप नहीं होती, वो नेचुरली नहीं होती, बल्कि वो किसी ना किसी स्टिमुलस के कारण, किसी ना किसी उद्दीपन के कारण जो एग है वो डायरेक्टली एम्ब्रियो में उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये जो स्टिमुलस हैं, जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस हैं, कृत्रिम उद्दीपन हैं, वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि उसमें कई फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फिजिकल फैक्टर्स। ऐसे फिजिकल फैक्टर्स जिनके कारण जो एग है वो पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस में एंटर करता है। तो इन स्टिमुलस में फर्स्ट हम पढ़ते हैं निडल। तो जैसे निडल होती है, तो निडल से भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया है पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करने का। जैसे फ्रॉग में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। अगर ब्लड लगी हुई निडल को एग के अंदर हम प्रिक करेंगे तो जो एग है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो फिजिकल फैक्टर वो हम देखते हैं वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करता है। जैसे अब ये जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। लो और हाई दोनों लेवल पे अगर एग को इंड्यूस किया जाए तो वो जो एग है वो डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा उसमें पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक से भी जो एग है, इलेक्ट्रिसिटी से भी उसको पार्थेनोजेनेसिस के लिए इंड्यूस किया जा सकता है। फिर है शेकिंग मीन्स उसको एक तरह से हिलाना। अगर एग को अगर बाहरी फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा उसको शेक किया जाए तो भी वो पार्थेनोजेनेसिस में एंटर कर जाएगा। तो ये तो हैं फिजिकल फैक्टर्स जो पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिकल फैक्टर्स जो पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं। उसमें फर्स्ट है अपना एसिडिटी एंड अल्कैलिनिटी। एसिडिटी हम जानते हैं लो पीएच और अल्कैलिनिटी हम जानते हैं हाई पीएच। तो ये जो लो पीएच एंड हाई पीएच, एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम, ये दोनों ही पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं। फिर हम जानते हैं कि प्लांट्स में एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक केमिकल होते हैं। अगर इन एल्केलॉइड्स से भी एग को इंड्यूस किया जाए तो भी वो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। साल्ट जो होते हैं न्यूट्रल साल्ट, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, ये भी पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं। वैसे बेंजीन जो है वो कार्सिनोजेनिक भी होती है। तो ये हैं केमिकल फैक्टर्स जो पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं। अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस का क्या महत्व है। और जब आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए पार्थेनोजेनेसिस का, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है पार्थेनोजेनेसिस। इसका आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है और जो शॉर्ट नोट आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन भी इसका आपको मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो जब भी पार्थेनोजेनेसिस का क्वेश्चन आए तो आपको ये जो क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में इसमें सिग्निफिकेंस को ऐड जरूर करना है, इसका क्या महत्व है। तो इसका जो महत्व है, इम्पॉर्टेंस है, वो अपन 5 हेड्स में इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट है इसका रिप्रोडक्शन में। ये तो हमने देख ही लिया है कि पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। मींस ये एक तरह से रिप्रोडक्शन का तरीका है, ये प्रजनन का तरीका है। सपोज़ कुछ जैसे इंसेक्ट्स में अगर जो एग हैं वो स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हैं तो इनको इंड्यूस करके या फिर वो नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा अपनी जो जनरेशन्स हैं उसको मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से ये
प्रजनन का एक तरीका है। हालांकि इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इंक्लूड किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रैपिड ब्रीडिंग। सेकंड जो मेथड है अपना वो है रैपिड ब्रीडिंग। तो रैपिड ब्रीडिंग द्रुत प्रजनन या तीव्र प्रजनन, इसके द्वारा जो रिप्रोडक्शन में लगने वाला टाइम है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लगने वाला टाइम है, उसके कंपैरिजन में पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा जो टाइम है वो कम लगता है। थर्ड जो पॉइंट है सिग्निफिकेंस का वो है वेरिएशंस। वेरिएशंस जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आते हैं। जो जनरेशंस नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशंस पैदा होती हैं उनमें वेरिएशंस आते हैं, और वो जो वेरिएशंस होते हैं वो एवोल्यूशन का बेसिक पॉइंट आधार वो बनते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पार्थेनोजेनेसिस में वेरिएशंस नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से उनका पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा रिप्रोडक्शन करने वाली स्पीशीज़ में वेरिएशंस का अभाव होने के कारण उनमें एवोल्यूशन भी, उद्विकास भी नहीं हो सकता, और वो जो जातियां हैं वो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती हैं। फोर्थ जो पॉइंट है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये तो हमने पढ़ा ही है, पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके द्वारा जो हैप्लॉइड एग होते हैं वो मोस्टली मेल में उनका डेवलपमेंट होता है, और जो डिप्लॉइड एग होते हैं उनका डेवलपमेंट फीमेल में होता है। तो इस तरह से ये सेक्स डिटर्मिनेशन का भी एक आधार बनता है। फिर है इंक्रीज इन पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स का अधिक हो जाना, जो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स हैं वो उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तो अभी अपन ने पढ़ा है मियोटिक थैलीटोकी में, जैसे डिप्लॉइड ओवम ही होता है और वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो डिप्लॉइड ओवम है उसका भी स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होने से उसमें ट्रिप्लॉइड की स्थिति आती है, दैट इज़ 3n। जो एग है वो उसकी जो कंडीशन है वो 3n बन जाते हैं। तो इस तरह से इनमें पॉलीप्लॉइडी भी पार्थेनोजेनेसिस में देखी जाती है। और जो पॉलीप्लॉइडी होती है वो पॉलीप्लॉइड जो एनिमल्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, वो फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये पार्थेनोजेनेसिस का सिग्निफिकेंस यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से लर्न करें। थैंक यू।